नमस्कार। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इसी 2 वर्ष के कार्यकाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं विधानसभा में उप मुख्य सचेतक और जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी जी। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो 2 वर्ष के कार्यकाल पर आपको बहुत बहुत बधाई। वैसे तो कई उपलब्धियों की बात आ रही, आप व्यक्तिगत तौर पर क्या प्रमुख उपलब्धियां सरकार की मानते हैं? राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के अशोक गहलोत जी। और जब सरकार में मुखिया बने जनता के आशीर्वाद से, तब कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर जो 502 वादे किए गए थे जी, उसमें से 251 वादे यानी 50% वादे 2 साल में सरकार ने पूरे कर लिए हैं और बाकी अभी 3 साल का कार्यकाल बाकी है। जो बाकी जो भी होंगे उसके 3 साल के अंदर पूर्ण हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी सरकार की शुरुआती 2 साल के अंदर 50% वादे पूरे करना, ये आज तक के इतिहास के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब सरकार बनते ही ये कह दिया, सरकारी दस्तावेज बनाकर घोषणा पत्र को दे दिया कि भाई ये सरकारी दस्तावेज बन गया और इसकी क्रियान्विति होनी चाहिए। किसानों के हित के अंदर 5 साल तक किसान का बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, ये ऐसी घोषणा पिछली बार जब सीएम थे तब भी करी और दूसरी बार फिर सीएम बने तो अशोक गहलोत जी ने कहा कि चाहे सरकार पे कितना ही वित्तीय भार बढ़े, लेकिन अशोक ये जो किसान है इसका बिजली का बिल नहीं बढ़ना चाहिए। और 33 केवी के जीएसएस, 132 केवी के जीएसएस, बिजली की समय पर उपलब्धता, अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिले, इसके ऊपर भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा 2 साल के अंदर अभी कल एक घोषणा, बहुत बड़ी घोषणा हुई है बेरोजगारी के जो इंतजार कर रहे थे छात्र, 31,000 छात्रों को तृतीय श्रेणी के अंदर भर्ती होगी और 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम होगा। ये भी एक राजस्थान के नौजवान और बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत बड़े सौगात राजस्थान के मुखिया जी ने दिए। दूसरा, जोधपुर के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए, हजारों हजार करोड़ रुपए की जो कई योजनाएं जो है वो कई टाइम से अशोक गहलोत जी ने जो स्वीकृत की थी, उन कई तो असली जमा पहन चुकी है, कई उसकी क्रियान्विति हो रही है। और उसके अलावा जो पिछला साल जो है कोरोना के अंदर निकला और उस कोरोना का जिस मुकाबला जो अशोक गहलोत जी ने किया वो एक प्रशंसनीय है। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये राजस्थान, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ करी है वीसी के अंदर सारे मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी के अंदर। और अशोक गहलोत जी का जो प्रबंधन रहा है वास्तव के अंदर, उनकी एक सोच जो रही है गरीब के प्रति और समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के प्रति, कि उनकी ये रहा है कि हर व्यक्ति को उसका फायदा मिलना चाहिए, व्यक्ति का जीवन कैसे सुरक्षित रह सके, कैसी भी स्थिति हो। चाहे लॉकडाउन अगर सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में करने का पहला काम किया तो अशोक गहलोत जी ने किया। कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता पड़ी या कहीं पर भी कोई ऐसे कड़े सख्त भी लेने पड़े तो भी उन्होंने करने का प्रयास किया है। ये राजस्थान की सरकार के लिए मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आपने कहा कोरोना प्रबंधन को लेकर पूरे देश में तारीफ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोरोना मार्च में जो लॉकडाउन लगा, फिर अब दिसंबर में हम आ गए हैं, कहीं ना कहीं सरकार और बेहतर काम कर पाती अगर ये नहीं होता तो? देखिए, हम लोग जब राजस्थान की विधानसभा का सत्र चल रहा था, वो मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है, दिन जब 2 अप्रैल को पहला वो एक पॉजिटिव मिला था जर्मनी का राजस्थान के अंदर, तो हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने जैसे सदन में आके कहा कि राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो सारे माननीय सदस्य चाहे वो किसी भी दल के हों, सबने एक साथ बैठ के इसके ऊपर गंभीरता से सरकार को आश्वासन दिया कि हम पूरी दृढ़ता के साथ के अंदर सरकार के साथ में खड़े हैं। और उसके बाद में जिस प्रकार से ये कोरोना बढ़ता गया सभी जगह, पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में बढ़ा, लेकिन अगर ये कोरोना नहीं होता तो और भी उल्लेखनीय काम होते। लेकिन फिर भी सीएम साहब चिंतित रहे, बराबर उन्होंने मीटिंग्स ली ऐसे अपने हाउस के अंदर, अधिकारियों की रोज कोरोना की मीटिंग लेते थे, रोज प्रोग्रेस रिपोर्ट पता करते थे, किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार बेड्स की व्यवस्था करी जा सकती है, किस प्रकार दवाओं की, जांचों की। आप देखिए, जो जांच पहले 2200 रुपए में होती थी वो 1200 और अब 800 रुपए में कर दी। तो ये भी एक मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच रही है और कोरोना का मुकाबला अच्छा तरीके से किया। कुछ विकास रुका है क्योंकि ये एक ऐसी विपरीत परिस्थिति बनी, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए भी जो भी घोषणा पत्र के अंदर या जो अपने पिछले बजट के अंदर जो घोषणाएं थी उनकी क्रियान्विति के लिए निर्देश दे दिए हैं और वो भी जो क्रियान्विति उनकी हो रही है। एक सवाल, आपने कहा कि 50% वादे पूरे हो गए, 50% 3 साल का समय, अभी बहुत समय। क्या प्रमुख आप क्या मानते हैं, क्या चीज और प्रदेश में होना चाहिए? देखिए, मैंने उनको, अशोक जी को बहुत करीबी से देखा है, मैं स्टूडेंट लाइफ से उनके साथ में हूँ
अशोक जी की सोच जो है वो एक सकारात्मक सोच रही है। उन्होंने जब भी भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में और विशेष रूप से अशोक गहलोत जी में ये एक फर्क रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लागू किया तो किसान की बात जब भी उन्होंने करी है तो महल के कंगूरों पर बैठ के घोषणा पत्र तैयार किया है। अशोक जी की सोच ये रही है कि वो गली में, गांव में, ढाणी में किसान क्या सोचता है उस बात की उन्होंने पहले रीडिंग करवाई है, उसके बाद के अंदर उस घोषणा पत्र को लागू किया है। उन्होंने उनकी सोच हमेशा गरीब को गणेश मान के करी है और गरीब व्यक्ति का भला कैसे हो सकता है, चाहे वो नरेगा के कार्य में हो, चाहे उसको पेंशन मिलने का हो, चाहे उसका इंदिरा आवास बनने का हो, चाहे उसको कोई भूखा न सोए, उसको खाना मिले, हर प्रकार की इस चीज का उन्होंने विशेष रूप से ध्यान रखा। किसानों के ऊपर भी उन्होंने पूरा फोकस रखा है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अधिकांश समस्याएं तो उनकी समस्या का समाधान हो चुका है। क्योंकि पिछली बार जब मैं उनके साथ में विधायक था तो मुझे ध्यान था 5 साल के अंदर हम लोग काम मांगते मांगते थक गए थे, लेकिन वो देते देते नहीं थके थे। तो ये उनकी सोच है। फिर भी कोई, जैसे अभी उन्होंने सीएम साहब ने वीसी के माध्यम से सारे राजनीतिक दलों से चर्चा करी कोरोना के ऊपर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी थे, सेंट्रल के मिनिस्टर भी थे, पूर्व सीएम जिन्होंने 11 बजे तक इंतजार किया कि सीएम साहब से मैं भी बात करूं, तो वो भी चला। 21 घंटे तक वीसी चली। उसके अंदर उन्होंने सबसे पूछा हमें कोरोना पे क्या करना चाहिए, और सारे धर्मगुरुओं से उन्होंने बात करी, कोरोना योद्धाओं से उन्होंने बात करी, देश के नामी डॉक्टर्स से उन्होंने बात करी कि हमें किस प्रकार से क्या करना चाहिए। तो ये उनकी सोच थी, सारी चीज को देखते हुए उन्होंने किया है। तो और भी उनके पास में विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र चलेगा, जनवरी फरवरी में बजट आएगा, तो दूसरे सदस्य भी उनको कोई सुझाव देते हैं तो अशोक गहलोत जी उस पर भी गंभीरता से विचार करते हैं और जनहित के अंदर जो अच्छे काम हो सकते हैं उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। और जो भी और आगे कोई समय आएगा उनकी डिमांड करी जाएगी, निश्चित रूप से मैं मानता हूं जनता के हित कर अच्छे अच्छे और कोई फैसले राजस्थान में होंगे। आपके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री का गृह जिला है जोधपुर और यहाँ के प्रभारी हैं, आप लगातार आते हैं, मीटिंगें भी ले रहे हैं। यहाँ के डेवलपमेंट से, यहाँ का जो कार्यशैली प्रशासनिक अधिकारी, उससे आप संतुष्ट हैं या और बदलाव चाहते हैं? अजय जी, मैं जो है ना इस जोधपुर से मेरा बहुत पुराना लगाव रहा है, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट नागौर है। नागौर और जोधपुर जब तक मैं देखता हूँ या मुझे कई मिलते हैं, कोई सरकारी नौकरी में हो या कोई भी अपना बिजनेस में हो या जैसे भी हो, तो मुझे आधे लोग नागौर के यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मेरे पास में पूरी जानकारी रहती है। मैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस में था, उस टाइम भी मैं यहाँ इंचार्ज था, और अभी पीसीसी की तरफ से संगठन के मामले में मैं इंचार्ज था, इसलिए मैं यहाँ पर काफी लोगों से मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ। और अशोक गहलोत जी जब भी यहाँ पर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे तो हम स्टूडेंट थे, तब भी हम आते थे। उसके बाद में जब बाई इलेक्शन हुआ इनका, जो सीएम बने, तो जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी हमने यहाँ पर काफी काम किया। तो इसलिए मेरे को यहाँ की फील्ड रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह जानकारी के अंदर है और जोधपुर के बारे में अच्छी तरह समझता भी हूँ। और अशोक गहलोत जी जो काम यहाँ पर जोधपुर में किए हैं, और जो वो चाहे सेंट्रल में मिनिस्टर हों, चाहे पार्लियामेंट मेंबर हों, चाहे वो पीसीसी के प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रदेश के मुखिया हों, तो उन्होंने जो काम किए हैं वो काम आज भी जनता याद रखती है और उनको हमेशा हमेशा के लिए जनता को याद रखना हो। पिछले दिनों स्वायत्त शासन मंत्री शांति जी धारीवाल आए थे जोधपुर, उन्होंने काफी यहाँ कहा है कि 3 से 4 हजार करोड़ के काम होंगे, वो कब तक धरातल पर आ जाएंगे? देखिए, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा, कल कई बहुत सारे हजारों करोड़ों रुपए के काम यहाँ पे सैंक्शन हुए हैं, उसकी कईयों की क्रियान्विति हो चुकी है, कईयों की क्रियान्विति जहां तक मैं मानता हूं कि इस वर्ष के अंदर लगभग जो भी है वो सारे काम, कोई 1-2 को छोड़िए, कोई दिक्कत आ रही हो तो अलग बात है, बाकी क्रियान्विति निश्चित रूप से होगी क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। मैं आया था नवंबर के अंदर, जब मुझे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता पे इतना विश्वास किया कि राजस्थान में जिले 33 है और 33 जिलों में जयपुर और जोधपुर ये महत्वपूर्ण जिलों में आते हैं, और यहाँ पर मुझे जवाबदारी दी है, तो उन्होंने जो मुझ पे विश्वास किया है, तो मैं कड़ी मेहनत के साथ के अंदर हर चीज को मॉनिटरिंग करके हर चीज को ध्यान रख के काम कर रहा हूँ। अधिकारियों की मीटिंग भी ले रहा हूँ और अधिकारियों को मैंने ये भी निर्देशित कर दिया है कि अशोक गहलोत जी का मैंने एक नारा देखा है कि हर गलती कीमत मांगती है, तो इसलिए वो कहीं फिर भी कोताही नहीं बढ़ते हैं, कहीं कोई चीज को खाना पूर्ति में न लें। मैं सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, माननीय विधायकों से बात करता हूं, रिपोर्ट लेता हूं, अधिकारियों को बताता हूं, तो मैं कहता हूं कि इसकी खाली ये नहीं कि आपने ये ले लिया कागज और उसको डाल दिया, नहीं, इसकी अगली मीटिंग के अंदर उसकी रिपोर्ट लूंगा और हर अधिकारी में अब तो आने वाले हर 15 दिन में ही आऊंगा और 15 दिन में मीटिंग करूंगा मैं अधिकारियों के साथ के अंदर, महीने में 2 मीटिंग करेंगे हम, और वो फिर बाद के अंदर गवर्नमेंट को, सीएम साहब को उसके बारे में अवगत कराएंगे। यहाँ के अधिकारियों से मैं बात भी कर रहा हूँ, मुझे
मैं संतुष्ट हूँ यहाँ के कार्य से। और कहीं पर भी मुझे कोई गलती लगती है तो मैं मीटिंग में भी कह देता हूँ, अलग से भी बुला के कह देता हूँ और कह भी देता हूँ कि भाई ये काम आपका ठीक नहीं है, काम ठीक होना चाहिए। क्योंकि हम जो है हमारे मुखिया को किसी भी प्रकार की इस बात में नहीं रखना चाहते कि इस प्रकार की बात जावे कि हम वहां पर रिपोर्ट कोई कुछ आ रही हो और यहाँ पर कुछ अलग हो रहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। मैं जहां तक मानता हूँ जोधपुर अच्छा जिला है, जोधपुर के अधिकारी अच्छे हैं, जोधपुर के जनप्रतिनिधि अच्छे हैं, लेकिन कुछ दूसरे राजनीतिक दल के लोग अगर उसको माहौल को खराब करना चाहें तो हम ये उसको खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है और उसका जिला जोधपुर जो है वो बहुत अच्छा जिला है। एलिवेटेड रोड की बात आ रही है, उसमें शांति धारीवाल जी ने कहा कि फिजिबल नहीं है और केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर से सांसद है वो नितिन गडकरी जी से मिलकर उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड बनाएंगे, तो ये कैसे क्या संभव हो पाएगा? अशोक गहलोत जी की सोच इस एलिवेटेड रोड के ऊपर बहुत अच्छी सोच रही है, उन्होंने उनकी दूरभाषी सोच रही है। वो यहाँ मेट्रो ट्रेन भी लाना चाहते हैं, जैसे रिफाइनरी का मामला आया था, आपने देखा उस वक्त रिफाइनरी लेके आए थे, फिर उन्होंने सोनिया गांधी ने जिस चीज का उद्घाटन किया उन्होंने मनमोहन से वापस नरेंद्र मोदी जी से उद्घाटन कराया। तो उनकी सोच थी कि किस प्रकार जो ये ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को भविष्य के अंदर किस प्रकार से डाइवर्ट किया जा सकता है, ये अशोक गहलोत जी ने बहुत पहले सोच रखा था। ये तो गजेंद्र सिंह जी, शेखावत और नितिन गडकरी जी तो बाद में बने हैं, उससे पहले ही अशोक गहलोत जी के दिमाग के अंदर थी कि ये कार्य मेरा होना चाहिए। चाहे सेंटर में किसी भी सरकार हो, ये प्रक्रिया होती है कि राज्य सरकार से जो मदद हो सकती है, जो यहाँ पर डीपीआर बनती है, यहाँ के जो काम जो होता है सरकार का, वो सरकार यहाँ काम करेगी और दिल्ली का काम होगा दिल्ली को करना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये अशोक गहलोत जी इस काम को लगभग पूरा कर चुके। वहां पर किन्हीं वजह से या तो यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि को पता लगा होगा तो वो अपना क्रेडिट लेने के लिए इस प्रकार कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट अशोक गहलोत जी को ही मिलेगा, क्योंकि उनका एक अथक प्रयास तो कई समय से किया जा रहा है। ये सड़क बन के खड़ी होगी, ये एलिवेटेड रोड बन के जब खड़ी होगी तो अशोक गहलोत जी का नाम इसके साथ में जुड़ेगा। कोरोना के साथ एक और संकट रहा कुछ दिनों तक, बीजेपी का जो साजिश करी गई, जिस तरह कांग्रेस के एमएलए दिल्ली चले गए, सब कुछ रहा। अब क्या स्थिति सामान्य है या अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के बयान आते हैं? देखिए, जब भी सियासत से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा राजस्थान के अंदर आया है या भविष्य के अंदर आएगा तो यहाँ के जनप्रतिनिधि का भी उसमें नाम आया है। उनकी रिकॉर्डिंग टेप भी लोगों ने सुनी है, उन्होंने जो विधायकों से बात करी है वो भी लोगों ने सुनी है। लेकिन मैंने उस वक्त भी, मैं चाहे होटल फेयरमाउंट में हो, चाहे जैसलमेर में हो, चाहे एयरपोर्ट पे हम जा रहे हों, उस वक्त मैंने स्पष्ट बयान के अंदर उस वक्त भी कहा ये राजस्थान है, ये अशोक गहलोत का प्रदेश है। ये दूसरा जो इन्होंने प्रयास किए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, चाहे वो उन्होंने मध्य प्रदेश में कर लिए हो, चाहे गोवा में कर लिए हो, वहां कर लिए हो, इस 5 साल के अंदर इस सरकार का कुछ नहीं होगा। ये सरकार मजबूती के साथ में रहेगी। 125 विधायकों का इस सरकार को समर्थन प्राप्त था, है और रहेगा। ये मैंने उस वक्त भी कहा था जब हम लोग सब इकट्ठा होकर कहीं जा रहे थे, बैठ रहे थे, बात कर रहे थे, और मैंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि इस सरकार के अंदर इस देश के गृह मंत्री, यहाँ के कई मंत्री, ये पेट्रोलियम मंत्री, ये सब लोग शामिल हैं और शामिल करके इस सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस जनता का प्यार अशोक गहलोत जी के साथ में जुड़ा हुआ है। अशोक गहलोत जी में दृढ़ निश्चय है और हमारे विधायक जो है इस प्रकार के प्रलोभन में आने वाले नहीं है। जबकि कांग्रेस के विधायक मजबूत रहे, निर्दलीय विधायक मजबूत रहे, बसपा से टूट के आए हुए बसपा के सारा समर्थन दे दिया, 6 विधायकों ने, बीटीपी ने दे दिया, कम्युनिस्ट ने दे दिया, सब लोगों ने मिलकर कहा कि अशोक गहलोत की सरकार रहनी चाहिए। और अशोक गहलोत जी ने विधानसभा के अंदर भी बात कही थी, सदन के अंदर विपक्ष के लोगों के सामने, कि अगर ये लोगों का ये प्रयास है, बीजेपी ये चाहती है कि सरकार गिरे, लेकिन जब तक मैं हूं ये सरकार पूरे 5 साल तक काम करेगी। उस वक्त दमदारी के साथ में कहा था। और फ्लोर मैनेजमेंट की जब बात आई, और फ्लोर मैनेजमेंट अगर बीजेपी उस वक्त करवा के देख लेती तो बीजेपी की इतनी दुर्गति होती कि उसका पूरा मुकाबला पूरा देश में नहीं किया जाता। 3 तो विधायक उनके निकल के चले गए थे उसी टाइम, और अगर फ्लोर मैनेजमेंट में अगर हाथ खड़े हो जाते, वोटिंग होती तो 11 एमएलए और जाते, क्योंकि भले ही वो बीजेपी से जीत गए हों, लेकिन अशोक गहलोत का नाम आता है तो उनको भी लोकप्रिय नेता नजर आता है। इसलिए जो है इस सरकार के सामने किसी प्रकार का कोई संकट की बात नहीं है। सर्वमान्य नेता अशोक गहलोत जी, और राजस्थान की जनता के हित के अंदर अच्छा काम होगा और सब लोगों का समर्थन मिलता रहेगा। मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है और आपका भी नाम चल रहा है उसमें कि भाई जो मंत्री बनने वाले हैं उसमें आपका नाम भी प्रमुख तौर पर है। कब तक विस्तार होगा, क्या ऐसा कोई है? देखिए, ये दिल्ली का और बड़े नेताओं का सवाल है, क्योंकि ये अभी जिस प्रकार का स्थिति राजस्थान में बनी हुई है उसको देखते हुए अभी पहले जैसा हमारे प्रभारी अजय माकन जी ने है, सीएम साहब ने है, डोटासरा जी ने है,
इस बात को आला कमान के सामने भी रखी कि पहले पीसीसी का पुनर्गठन हो ताकि पीसीसी ठीक ढंग से सुचारू रूप से काम कर सके। उसके बाद में जो भी राजनीतिक नियुक्तियों का दौर चल रहा है वो भी चल रहा है, और उसके बाद में ये सीएम साहब का दिल्ली का सोच है वो कब मंत्रिमंडल में क्या करना चाहते हैं। हम तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहले भी काम करते रहे और आगे भी हम पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। निकाय चुनाव में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया, क्या कहाँ कमी रही? निकाय चुनाव के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। निकाय चुनाव के अंदर जयपुर, कोटा और जोधपुर 3 जगह चुनाव हुआ था, उसमें 6 में से 4 महापौर कांग्रेस पार्टी के बने। उसके बाद में पंचायत राज का चुनाव आया, तो पंचायत राज के अंदर भी बीजेपी ने कई प्रकार का माहौल बना के खड़ा किया कि भाई जो है हम लोग आगे निकल गए, कांग्रेस नहीं आई। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अंदर सिर्फ मात्र 1% वोट का डिफरेंस रहा, 1% वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला बीजेपी से। तो कई फैसले इस प्रकार के हो जाते हैं, कई बार के थोड़ा बहुत गैप रह जाता है, सीट चेंज हो जाती है, संख्या में कमी बना देती है, लेकिन शहरों का झुकाव कांग्रेस के प्रति होता जा रहा है। ये देखिए आप, ये नई चीज आ रही है। अभी जो चुनाव हुए हैं, जो 50 जगह चुनाव हुए हैं, कल उनके बोर्ड अध्यक्ष बनेंगे, तो उसके अंदर जहां तक मैं मानता हूं कि 40 से ज्यादा कांग्रेस के चेयरमैन या महापौर जो है उसके अंदर बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि शहरों की जनता ने भी अशोक गहलोत में विश्वास करके और ये आस्था प्रकट करी है कि हम कांग्रेस के साथ में जुड़ेंगे। जोधपुर की बात करें, जोधपुर में 2 नगर निगम हो गए, एक में बीजेपी का बोर्ड बन गया। बीजेपी नेता अभी से आरोप लगा रहे हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है। देखिए, देश या यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर ने गली गली के अंदर मोटरसाइकिलों के ऊपर प्रचार किया। उत्तर के अंदर मैंने अच्छी तरह देखा था, और उसके अंदर देखिए आप 80 में से सिर्फ मात्र उनको 19 सीटों के ऊपर रहना पड़ा, तो वो उनको तकलीफ थी। और फिर जब दक्षिण का भी चुनाव हो रहा था तो उनके खुद के पार्षद भी उनसे कई महापौर बनने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो कामयाब नहीं हो पाए। तो उनको तो भारतीय जनता पार्टी को तो यहाँ पर कोई न कोई इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चाहिए, कोई ऐसा हल्ला करने का मौका चाहिए कि सरकार हमारी ये कर रही है, ये बजट में भेदभाव कर दिया, ये हमारे कमरों के ताला लगा दिया, ये पार्षद ये मांग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनको जब ये दे दिया कि भाई आपको महापौर बना दिया, तो उनको सुचारू रूप से काम करना चाहिए। वो तो उनका विपक्ष, जैसे राजस्थान में विपक्ष में काम कर रहा है, उस प्रकार की मुझे आदत पड़ी हुई है, इसलिए वो तो एक माहौल खराब करने की कोशिश करें जोधपुर में, लेकिन इसका माहौल खराब होगा नहीं। आप खुद किसान फैमिली से जुड़े रहे हैं, किसान आंदोलन इसमें देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या मानते हैं, केंद्र सरकार क्यों किसानों से बात नहीं करी या इसका हल क्या होना चाहिए? देखिए, मैं एक साधारण किसान परिवार से जुड़ के आया हुआ हूँ। मेरा जो गांव है वो छोटा सा एक रेवेन्यू गांव है, और मैं राजनीतिक में शुरू से जुड़ा हूँ। मेरे फादर भी एमएलए रहे। मेरे दादाजी चौधरी ईश्वर राम जी उस वक्त जब असेंबली नहीं थी, उस वक्त यहाँ पर जोधपुर रियासत में मेंबर हुआ करते थे, और मेरे फादर निर्दलीय एमएलए जीते थे सन 62 में। पहले निर्विरोध प्रधान थे। पंचायत राज की स्थापना नागौर से हुई 2 अक्टूबर 1959 को। तो मेरे फादर हमें कहते थे कि मेरे फादर को कुचामन पंचायत समिति का फर्स्ट प्रधान, वो भी निर्विरोध प्रधान, और वो जब कहते थे कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से उस वक्त हाथ मिलाने का मौका मिला था। तो फिर मेरे फादर जब निर्दलीय जीते तो कांग्रेस और जनसंघ की बराबर सीटें थी उस वक्त, 187 या ऐसे कुछ सीटें थी। तो जिधर मेरे फादर वोट डाल दे उसकी सरकार में, तो मेरे फादर ने कांग्रेस को वोट डाला था। मोहनलाल सुखड़े जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर मेरी भाभी प्रधान रही, फिर मेरी माँ प्रधान रही, फिर मेरी वाइफ जिला प्रमुख रही, और मैं पहले एलबीएस कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, फिर लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट हुआ, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हुआ, फिर मैं अब सेकंड दफा अभी इसमें आ गया। तो इसलिए मैं खुद किसान की तकलीफ को बहुत अच्छे से समझता हूँ। हमारे खुद की 1000 बीघा जमीन है घर पे, हम उसको देखते हैं, जब जाते हैं तब सोचते हैं कि किस प्रकार से किसान को क्या किस कड़ी मेहनत के साथ के अंदर संघर्ष करना पड़ता है। और किसान जो है कि ऐसा मजबूत किसान होता है कि उसकी अगर फसल नष्ट भी हो जाती है, ओलावृष्टि हो गई, तो वो किसी को कहने नहीं जाता, वो गुमसुम होकर विचार कर लेता है, अगली बार के लिए सोचता है कि मैं किस प्रकार से हूँ। लेकिन ये चीज मैंने देखी कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जब अपना घोषणा पत्र लागू करता है तो उसमें किसान की चर्चा जरूर करता है। वो कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, और दल भी करते हैं। लेकिन और दल जो है वो खाली घोषणा में किसानों को एक लाभान्वित करने की दृष्टि से नहीं, बल्कि वोट की दृष्टि से वो काम करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा किसान के हित के अंदर काम किया है। ये आज नहीं, बल्कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 70,000 करोड़ का कर्जा माफ उस वक्त भी कांग्रेस सरकार ने किया। और अभी भी राहुल गांधी जी ने घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बना दीजिए, हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सारे सीएम ने 2-3 दिनों के अंदर ही कर्जा माफ कर दिया था। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी पार्टी है, और ये हमेशा ये चाहती है कि किसान पनपे नहीं, और किसान हमेशा दबा रहे।
क्योंकि उनको ध्यान है कि किसान पनपेगा तो कांग्रेस पनपेगी। इसलिए उनकी जो सोच ये रही है कि किसान का जो ये अनाज किसान उगाता है, ये जो मंडी में लेके जाता है, मनमाने दामों में के बेचता है, उसके ऊपर अंकुश लगाकर और एक इस प्रकार से चाहे नौकरशाही को कह दो, चाहे अपने बिचौलियों को कह दो, उसको मजबूत करने की इनकी सोच रही है। और उसके तहत ये तीनों कानून लेके आए, जिसको छत्तीसगढ़ ने मानने से मना कर दिया, दिल्ली के सीएम ने भी उसका फाड़ दिया, राजस्थान के हमने पहले असेंबली के अंदर कर दिया, पंजाब में कर दिया, पांडिचेरी में कर दिया, सब जगह और भी जहां पर सरकार कांग्रेस बीजेपी की नहीं है वहां सब जगह मना कर दिया। फिर भी जिस हठधर्मिता के साथ के अंदर आज वहां पर क्या हालात हुई हुई है, सड़कें जाम हुई हुई है, किसान सर्दी में बैठा है, और ये जो राष्ट्रपति और पीएम और होम मिनिस्टर टाइम नहीं दे रहे हैं। 4-4 सीएम ने मिलने का, राजस्थान के सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम, पांडिचेरी के सीएम और पंजाब के सीएम ने मिलने का टाइम नहीं दे रहे हो, तो इसलिए ऐसा चलेगा नहीं। ये निश्चित रूप से किसान का आंदोलन है, इसको इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और इसको वापस लेना पड़ेगा। राजस्थान की एक बार फिर राजनीति की बात करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने किसान इस कृषि बिलों को लेकर ही भाजपा से शायद संबंध तोड़ने की शुरुआत कर दी। 26 तारीख को उनका फैसला होगा और संसदीय समिति में थे वो भी छोड़ दिया उन्होंने। आपको क्या लग रहा है, इससे राजस्थान की राजनीति में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, इनकी पंजाब की जो मिनिस्टर थी, उन्होंने ब्रिटिश जब वो छोड़ा, उन्होंने उस वक्त से इनकी जो गठबंधन के साथ में जो भी जुड़े हुए सब छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी इस प्रकार की पार्टी है, अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए और वोट लेने के लिए, संख्या एकत्रित करने के लिए गठबंधन को साथ में रखती है। और जब संख्या इनकी पूरी हो जाती है तो ये अपने किसानों के विरोध के अंदर निर्णय लेने लग जाती है। और एक गठबंधन नहीं, एक आरएलपी नहीं, एक हरप्रीत कौर नहीं, बल्कि और भी गठबंधन है वो सब टूटेंगे, सब इनसे निकलेंगे और सब स्वतंत्र हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अकेली रह जाएगी, एक दिन इस प्रकार की स्थिति होगी। मन जी, अंत में जो दर्शक हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको, जोधपुर के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जोधपुर के डेवलपमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जोधपुर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अशोक गहलोत जी का नाम जब जोधपुर के साथ में जुड़ता है, तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त ही जब ट्रेन चलती थी कि जयपुर से जोधपुर जा रही है, तो ट्रेन का ठहराव का जब नाम आता था तो अशोक गहलोत जी का नाम आता था। और अशोक गहलोत जी इतने सादगी प्रिय थे कि जब जयपुर से जोधपुर के लिए आना होता तो उनको कोई अपनी खुद की गाड़ी से आते थे, लेकिन ट्रेन में सफर करने वाला अगर प्रदेश के अंदर कोई लीडर है और साधारण कोच के अंदर बैठकर जनता के बीच में अगर फोटो खिंचाने वाला और कंधे पे हाथ रखने वाला, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे गरीब हो, अगर ट्रेन के अंदर और स्टेशन आ गई तो स्टेशन में नीचे उतर के जब ट्रेन में लोगों से मिलते थे, लोगों का जो उत्साह देखने को मिला, ये लोकप्रियता मिली, ये अशोक गहलोत जी के साथ में मिली। तो ट्रेनों का विकास हो या क्या क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मैंने देखा अभी अब तो एक स्टेडियम भी बनने जा रहा है, तो क्रिकेट के मैच भी आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार जयपुर के अंदर होते हैं उस प्रकार के जोधपुर के अंदर होने लगेंगे। और भी जो विकास है काम, मैं मानता हूं कि साहब को, अगर सीएम साहब को पता लग जाता है कि ये काम मेरा बाकी है, कार्यकर्ता लाके देता है कि ये काम होना चाहिए, उसको विधानसभा के अंदर ले लेते हैं। विधानसभा की जब भी घोषणाएं आती है तो उसमें बार बार जोधपुर का नाम आता है, जोधपुर का नाम आता है, दूसरों को तकलीफ होती है कि यार अशोक गहलोत जी जोधपुर के सीएम है या पूरे प्रदेश के हैं, तो वो हंस के पे टाल भी देते हैं। अशोक सीएम कहते हैं कि भाई मैं हूं तो जोधपुर की वजह से, सीएम तो राजस्थान का हूं, लेकिन जोधपुर मेरा पैतृक निवास है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, तो जोधपुर का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा। तो रखना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पहले सीएम बीजेपी की थी तो वो अपने क्षेत्र का रखते थे, और भी सीएम जहां रहे, हरदेव जोशी जी थे तो अपने बांसवाड़ा का थे, वसुंधरा जी थी तो अपने यहाँ का रखते थे। तो इसलिए जोधपुर का विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा शहर है, और कहीं पर भी और भी कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग मुख्यमंत्री जी तक उस भावनाओं को पहुंचाकर इसको एक सुंदर शहर देखना चाहते हैं। स्वच्छ जोधपुर हो, अच्छा जोधपुर हो, पीने का पानी अच्छा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, कानून व्यवस्था अच्छी रहे, और एक भाईचारा, अमन चैन, प्रेम जो राजस्थान की एक कहानी रही है कि हिंदू मुस्लिम दोनों जब ईद का त्योहार हो तो हिंदू मुस्लिम भाई को मुबारकबाद देने जाएं, और दीपावली का त्योहार हो तो मुस्लिम भाई हिंदू भाई को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहें। ये ऐसी सोच हमारे प्रदेश की, हमारे मुखिया की, हमारे जोधपुर की रही है। तो निश्चित रूप से मानता हूं जोधपुर का आने वाला जो समय है बहुत अच्छा रहेगा, और विकास के मामले में जोधपुर इस राजस्थान के अंदर अव्वल स्थान प्राप्त करेगा। तो ये थे महेंद्र चौधरी, जिनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है उसका पूरी तरह से निर्वहन हो रहा है, और आने वाला समय जोधपुर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला, और जोधपुर स्वच्छ जोधपुर, स्वस्थ जोधपुर और सुंदर जोधपुर, उस परिकल्पना को महेंद्र चौधरी जी, मुख्यमंत्री की जो परिकल्पना है उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत है। इस कार्यक्रम फिलहाल इतना ही। नमस्कार।